नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी से टेस्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं अध्याय नंबर 4 आदिवासी दीकू एवं एक स्वर्ण युग की कल्पना। और साथ में एनसीईआरटी का हमने एक पीडीएफ दिया था जो कि बिरसा मुंडा जी से संबंधित था। इन सभी से प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 30 रहेगी और इन 30 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जिस भी प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो अगर आपको लगता है ए आंसर है तो 1 ए लिख दीजिए, 1 कॉमा ए लिख दीजिए या 1 ए लिख दीजिए। इस तरीके से आप उत्तर देंगे और साथ में इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कमेंट करने से आप लोग बचेंगे। टेस्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में अंत में जब लाइव प्रीमियर समाप्त हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में वापस से आकर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, इसके बाद हम इसका उत्तर आपको बताएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग ओएमआर शीट भी अपने साथ में रखे होंगे मार्किंग करने के लिए कि आपके कुल कितने प्रश्न बन रहे हैं। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सरदारी आंदोलन शुरू हुआ था जिसने बाद में उलगुलान का रूप ले लिया। तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी, छोटा नागपुर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। इसका मतलब है 1850 के बाद, 1850 के बाद। और इन्हें जो कुछ आंदोलन शुरू हुए इन्हें सरदारी आंदोलन का नाम दिया गया और इसकी जो परिणति रही ये अंत में जो तब्दील हुआ वो उलगुलान के रूप में तब्दील हुआ। आपको मालूम है कि उलगुलान विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा का जन्म किस गांव में हुआ था? आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो बिरसा का जन्म अगर हम बात करते हैं तो बिरसा का जन्म खूंटी जिला में, जो जिला का नाम है खूंटी, राज्य है झारखंड, क्षेत्र है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर के झारखंड राज्य के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। तो बिरसा का जो जन्म है किस गांव में हुआ था? उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के पिता का क्या नाम था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, उलीहातू। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बिरसा के व्यक्तिगत जानकारी के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आप लोग देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 है, थोड़ा सा कूट संबंधित है। ध्यान से आप प्रश्न को देखिए, थोड़ा हम आपको समय भी दे देते हैं, आप इसका उत्तर कीजिए। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि बिरसा मुंडा से संबंधित आपको सही कथन चुनना है। पहला है, बिरसा के बचपन का नाम जेवियर था। दूसरा है, बिरसा के परिवार ने उनके जन्म से पहले ही ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिरसा के जो बचपन का नाम है वो था दाऊद था। इंग्लिश में आप डेविड भी कह सकते हैं, बाकी बिरसा के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको विकल्प में दाऊद रहेगा। और इनको दाऊद मुंडा के नाम से जाना जाता था
और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग अपने एनसीईआरटी आपका जो क्लास का जो नोट्स दिया गया था वहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा। बिरसा के परिवार ने उनके जन्म से पहले ही ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी जब बिरसा का जन्म हुआ तो वो एक उनके माता पिता ईसाई धर्म को अपना चुके थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में भी पढ़े थे 1886 से लेकर 1890 के बीच में। तो याद रखिएगा 1886 से लेकर 1890 के मध्य बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। याद रखिएगा क्षेत्र कौन सा, चाईबासा, और ये जर्मन मिशनरी स्कूल था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, दाऊद था। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर तीसरे का बी हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड। एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और इनकी माता का नाम था करमी हातू। माता का नाम इनके करमी हातू था, पिता का नाम इनके सुगना मुंडा था। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि जब बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया तो इनके माता पिता का नाम क्या रखा गया था। बिरसा का तो आपको मालूम चल गया कि दाऊद मुंडा रखा गया था ईसाई धर्म अपनाने के बाद। इनके माता पिता का क्या नाम रखा गया ईसाई धर्म अपनाने के बाद, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। टाइम ले लीजिएगा थोड़ा। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिरसा के धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरु कौन थे। 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपको उत्तर बताना है। और बिरसा के धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरु से संबंधित थोड़ी सी भ्रांतियां भी हैं, उनको भी हम अभी दूर कर देते हैं। आप चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कर दीजिए और प्रश्न की संख्या आप जरूर बताइए। 4 का ए होगा तो ए ऐसे कर दीजिए। जो भी आपको उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट कर दीजिए। तो बिरसा के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे आनंद पांडे। अब एनसीईआरटी में हमने आपको दिया भी है, आपने वहाँ पर पढ़ा भी होगा कि बिरसा के धार्मिक गुरु जो थे वो आनंद पांडे वहाँ पर लिखा गया। अब हमने जो इंग्लिश वाला एनसीईआरटी सेक्शन है हमने जो उसको चेक किया तो वहाँ पर आनंद पांडे लिखा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा है, आनंद पांडे लिखा हुआ है और हिंदी में आनंद पांडे लिखा हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं कि कभी भी अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको इतना करीब में नहीं फंसाएगा कि आनंद पांडे दिया रहे, आनंद पांडे दिया रहे, या फिर कई स्रोतों में आनंद पांड भी लिखा रहता है, आनंद पांड भी लिखा रहता है। तो तीनों ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में पांडे की जगह पांडरे शब्द का भी प्रयोग किया गया है एनसीईआरटी में ही, ठीक है। तो बिरसा के धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरु, इन तीनों विकल्प में से जो भी रहेगा आप उसे सही उत्तर मान लेंगे। फिलहाल चौथे नंबर प्रश्न का एज पर एनसीईआरटी राइट आंसर आपको सी मानना है, आनंद पांडे। अगर आनंद पांडे नहीं दिया है, आनंद पांड दिया है तो आप आनंद पांड मान लीजिएगा। और इंग्लिश में भी एक बार चेक कर लीजिएगा, हमने एनसीईआरटी से आपको बता दिया। और यहाँ पर बात करें आनंद पांडे की, तो आनंद पांडे एक वैष्णव संत थे। याद रखिएगा किस धर्म से संबंधित संत थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव संत थे। और ये मुंशी के रूप में कार्य कर रहे थे। आनंद पांडे मुंशी के रूप में कार्य कर रहे थे बंदगांव के जमींदार के यहाँ। तो बंदगांव के जमींदार थे, उनका नाम आपको नहीं ध्यान रखना है। बंदगांव के जमींदार के यहाँ मुंशी थे आनंद पांडे, जो कि एक वैष्णव संत थे। उन्होंने बिरसा को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से गाइड किया था। बिरसा के धार्मिक गुरु माने जाते हैं, बिरसा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। चौथे प्रश्न का राइट आंसर सी है। 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। आपको एग्जैक्ट जो है डेट ऑफ बर्थ बताना है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। तो आप सभी को मालूम है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था।
झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में, जो हमने ऊपर देखा है। तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, 15 नवंबर 1875। और आप सभी को मालूम है कि 15 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बिरसा ने किस धर्म या पंथ की स्थापना की थी? बिरसा ने किस धर्म या पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो बिरसा की अगर हम बात करते हैं तो बिरसा और उनके जो अनुयायी थे वो जिस भगवान की पूजा करते थे उनका नाम था सिंगबोंगा। तो याद रखिएगा कि बिरसा और उनके अनुयायी जिस भगवान की पूजा करते थे उनका नाम था सिंगबोंगा। और बिरसा को सिंगबोंगा का दूत भी कहा जाता है, सिंगबोंगा भगवान का दूत भी कहा जाता है। और बिरसा ने जिस पंथ की स्थापना की थी उसका नाम था बिरसाइत। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है बिरसैत और हिंदी में बिरसाइत। तो बिरसा ने किस धर्म या पंथ की स्थापना की थी, उसका नाम था बिरसाइत। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा भगवान का दूत घोषित किया? 7 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा 7वें नंबर प्रश्न का। और आपने अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इन सभी प्रश्नों में आपको कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपने पढ़ा होगा कि जो बिरसा मुंडा है उनका एक जो उत्थान होता है वो 1895 से स्टार्ट होता है। 1895 से बिरसा मुंडा का जो एक प्रकार से इनके जो अनुयायी बनने लगते हैं और इनके पीछे फॉलोअर्स आने लगते हैं, इनको चमत्कारिक व्यक्ति मानने लगते हैं सभी लोग। तो बिरसा मुंडा अपने को सिंगबोंगा भगवान का दूत घोषित किए थे वर्ष 1895 में। तो राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का बी है, 1895। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा पहली बार गिरफ्तार किया गया, दंगों के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया? 8वें नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले उत्तर देने के चक्कर में आप गलती कीजिए। तो वह तिथि कौन सी थी जिसमें बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा पहली बार गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर दंगों का आरोप लगाया गया, उसमें दोषी ठहराया गया, 2 वर्ष के लिए जेल इनको भेजा गया था? और वह तिथि थी 22 अगस्त 1895। तो राइट आंसर ए है, 22 अगस्त 1895। फिर 2 साल बाद इनको वर्ष 1897 में छोड़ दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्ष के लिए इनको जेल भेजा गया था, 2। किस चीज़ का आरोप लगा था? दंगों का आरोप। आपको मालूम है कि इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, इनके पीछे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे और फिर एक प्रकार से जब खतरा महसूस हुआ अंग्रेजों को तब इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो पहली गिरफ्तारी बिरसा मुंडा की 22 अगस्त 1895 को होती है। अगला सवाल है, सोते समय किस दिन बिरसा को पकड़ लिया गया था या फिर बिरसा को दोबारा या अंतिम बार गिरफ्तार कब किया गया? बिरसा को दोबारा या अंतिम बार गिरफ्तार कब किया गया या सोते समय किस दिन बिरसा को पकड़ लिया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न का आप उत्तर कमेंट कीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं या एससीईआरटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 मार्च 1900 दिया गया है, जो कि गलत है। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर एज पर एनसीईआरटी 3 फरवरी 1900 होगा। आपने एनसीईआरटी पढ़ भी ली होगी, हमने आपको पीडीएफ भेजा था। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप क्या मानेंगे? 3 फरवरी 1900। साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा है, वहाँ भी 3 फरवरी 1900 ही माना गया है। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप ए ना मानकर क्या मानेंगे? सी मानेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अब हम 10वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ यानी कि जो मुख्य सेनापति होते हैं
नियुक्त किया गया था। तो बिरसा मुंडा ने जो उलगुलान विद्रोह किया था, उलगुलान विद्रोह को लीड किया था, उसमें इन्होंने किसको कमांडर इन चीफ या सेनापति नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, टीआरई में ही। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेनापति, और यहाँ पर हमने यह प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया है। विकल्प आप देख रहे होंगे कि अतिरिक्त विकल्प आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो नहीं है, और ये हमने इसीलिए रखा है, क्योंकि आपका एक कोई किताब था, किसी अभ्यर्थी ने हमें भेजा था, कुछ उसमें नोट्स वगैरह टाइप में दिए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अब वहाँ पर लिखा था कि बिरसा मुंडा को कमांडर इन चीफ, बिरसा मुंडा ने जो है कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था कोंका कुमार करमाली को। तो हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी उस किताब को पढ़ रहे हों, लेकिन आप सभी को बता दें कि बिरसा मुंडा द्वारा कमांडर इन चीफ सेनापति नियुक्त नहीं किया गया था। तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये स्वयं में लीड कर रहे थे, खुद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो सबसे प्रमुख यही थे। और कोई ऐसा पोस्ट इन्होंने नियुक्त नहीं किया था किसी को कि ये हमारे कमांडर इन चीफ हैं या ये हमारे सेनापति हैं। तो कोंका कुमार करमाली भी उत्तर नहीं होगा। गया मुंडा भी इसका उत्तर नहीं है। कई जगह पे गया मुंडा पढ़ाया जा रहा है, वो भी गलत है। ठीक है, तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या मानेंगे आप? सी मानेंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइएगा। और साथ में हम जो है जनजातीय गौरव दिवस किस वर्ष से मनाते आ रहे हैं, ये आपका टीआरई 2 में सवाल पूछा गया था, तो आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा। उत्तर के साथ में आप वर्ष भी कमेंट कर दीजिएगा कि किस वर्ष से हम हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भगवान बिरसा मुंडा है। वर्ष 2021 से याद रखिएगा, 15 नवंबर 2021 से, चूँकि 15 नवंबर को जन्म दिवस पड़ता है भगवान बिरसा मुंडा का, और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के वजह से इस तिथि को भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर 11वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी, और वर्ष 2021 याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिरसा के संबंध में आपको गलत कथन चुनने हैं। आपको हमारे प्रश्नों से बहुत सारा नॉलेज भी होगा। जो भी हम विकल्प रखते हैं वो आपके परीक्षा में भी काम आते हैं। हो सकता है जो हमने विकल्प में दिया हो वो आपको डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पूछ ले। बिरसा के संबंध में गलत कथन चुनना है। 12वें नंबर प्रश्न का आप उत्तर कमेंट कर दीजिएगा, क्या उत्तर होगा। और हमने जब प्रश्न बनाया है तो एक्चुअली में 3 मॉड्यूल्स आए थे जो बिरसा से संबंधित, जो एनसीईआरटी के द्वारा निकाले गए थे, वो 3 मॉड्यूल निकाले गए थे 3 स्तर पर। और पहले 2 स्तर जो थे वो इंग्लिश में थे, और जो तीसरा स्तर था वो हिंदी में था। तो हमने आपको हिंदी वाला पीडीएफ भेजा था जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। थोड़ा सा हमने उसका भी प्रयोग किया जो इंग्लिश वाला पीडीएफ था, बाकी उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, वो हमने ऑलरेडी प्रश्न में डाल दिया है। ठीक है, चलिए। बिरसा के संबंध में गलत कथन पहला है, बिरसा ने उलगुलान द ग्रेट ट्यूमल्ट नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे आंदोलन लिखा हो चाहे विद्रोह लिखा हो, दोनों सही है। बिरसा ने उलगुलान का नेतृत्व किया, ठीक है। बिरसा ने नारा दिया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इंग्लिश में अबुआ राज सेतार जाना, महारानी राज टुंडा जाना, यहाँ पे टुंडा कर लीजिएगा। यह जो नारा है ये बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है कि हम लोगों का जो राज है, हम लोग का जो शासन है वो आएगा, महारानी का शासन खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का मतलब सिंपल सा यही है। तो यह स्लोगन आप याद रखिएगा। इसके बाद बिरसा को धरती आबा फादर ऑफ अर्थ भी उनके अनुयायी मानते थे, ये भी आपको मालूम है। जब 3 सही हैं तो आपका राइट आंसर, गलत क्या हो जाएगा, बिरसा का जन्म समारोह उलिहातू गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा बिरसा का जो जन्म समारोह है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था एक्चुअली में बिरसा का जो जन्म है वो हुआ था उलिहाती गांव में, लेकिन बिरसा का जो जन्म समारोह और बिरसा की जो परवरिश है
वो जिस गांव में हुई थी उसका नाम है चलकद। तो चलकद गांव याद रखिएगा। चलकद गांव में बिरसा का जन्म समारोह हुआ। बिरसा की जो परवरिश हुई वो चलकद गांव में ही हुई। पैदा हुए थे ये उलीहातू गांव में, जो आपने ऊपर देखा, लेकिन इनका जन्म समारोह और इनकी जो परवरिश है वो चलकद गांव में हुई थी। ठीक है। और एक फैक्ट आपको अभी आगे और भी पता चलेगा, कुछ और भी फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको 12 नंबर का क्लियर हो गया होगा। गलत कथन चुनने थे तो 12 में डी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलकद गांव होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। 1875 के बाद छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक कृषि पद्धति खुंट कट्टी जिसे कहते हैं, उसका स्थान किसने ले लिया? अब आपको बताना है। छोटा नागपुर के जो मुंडा आदिवासी हैं 1875 के बाद यहाँ पर देखा गया कि जो उनकी पारंपरिक कृषि पद्धति थी जिसका नाम था खुंट कट्टी। तो याद रखिएगा खुंट कट्टी प्रणाली किससे संबंधित है? मुंडाओं से संबंधित है। तो मुंडा की जो पारंपरिक कृषि पद्धति है उसे खुंट कट्टी कहा जाता है। और आप सभी लोग थोड़ा सा भी इसको आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मालूम है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था और फिर अभी 1875 है तो इसका मतलब है कि क्राउन शासन चल रहा होगा, लेकिन क्षेत्र तो एक जैसे ही हैं। तो जो बंगाल प्रांत वाला क्षेत्र था, बंगाल प्रांत वाला जो क्षेत्र था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो झारखंड है वो बिहार का ही पार्ट था और बिहार बंगाल का प्रांत था 1875 में। आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि बंगाल प्रांत का अगर ये हिस्सा था, ये क्षेत्र, तो वहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू हो सकती है? केवल और केवल जमींदारी व्यवस्था। आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। तो जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त छोटा नागपुर क्षेत्र में लगाया गया था। तो खुंटकट्टी का स्थान किसने ले लिया? जमींदारी व्यवस्था ने। आपको मालूम है जमींदारी व्यवस्था में एक नया वर्ग उत्पन्न किया जाता है, जमींदार, किसानों का शोषण करने के लिए। तो जो मुंडा आदिवासी थे उनका शोषण करने के लिए जमींदारों को उत्पन्न किया गया यहाँ पर। अब हम आगे चर्चा करते हैं। 13 में राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपके सामने है। छोटा नागपुर के आदिवासियों के अनुसार किसे दीकू कहा जाता था? तो जो छोटा नागपुर के जो आदिवासी थे या मुंडा आदिवासी थे, मुंडा के द्वारा किनको दीकू कहा जाता था? दीकू उन्हें किनको कहते थे? गुलामों को कहते थे, योद्धा को कहते थे, स्थानीय लोग को कहते थे या बाहरी लोग को कहते थे? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जो छोटा नागपुर के आदिवासी थे या मुंडा आदिवासी थे वो बाहरी लोगों को, जो आउटसाइडर्स थे, जो जमींदारी व्यवस्था लागू होने के बाद उस क्षेत्र में आए थे, उनको वो कहते थे। तो बाहरी लोग के अंतर्गत लिख लीजिएगा कौन कौन थे। एक तो जमींदार वर्ग जो आया था शोषण करने, दूसरा था मनी लेंडर्स का यानी कि साहूकार जो पैसे वगैरह देंगे, कर्जा वगैरह देंगे। इसके अलावा जो अधिकारी भेजे गए थे यानी जो अधिकारी ऊपर ऊपर से निगरानी रखते थे, और इसके अलावा ठेकेदार, ठेकेदार जिसको ठेकेदार भी आप कह सकते हैं। ये 4 प्रकार के लोग थे जिन्हें एक समूह में बाहरी लोग कह लीजिए या दीकू कह लीजिए, एक शब्द प्रयोग किया जाता था मुंडाओं के द्वारा, दीकू का। ठीक है। तो दीकू या दीकू किनके लिए प्रयोग किया जाता था? बाहरी लोग के लिए, जिसके अंतर्गत जमींदार, साहूकार, अधिकारी और ठेकेदार, ठेकेदार यानी ठेकेदार जिसको उस क्षेत्र का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो 14 नंबर प्रश्न में राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? आपको बिरसा के मृत्यु की तिथि बतानी है। क्या राइट आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न में? तो बिरसा की जो मृत्यु है वो हुई थी हैजा नामक बीमारी से, जिसे कॉलरा भी कहते हैं। तो हैजा या कॉलरा की बीमारी से 9 जून 1900 को बिरसा की मृत्यु हुई थी, जो आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई। बाकी असल में किस तरीके से हुई ये आज भी सस्पेंस है। कहा जाता है कि शायद जहर वगैरह दे दिया गया या स्लो पॉइजन वगैरह दिया गया। तो लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं? हैजा या कॉलरा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस बीमारी के वजह से हुई तो हैजा या कॉलरा। तो बिरसा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 में आंसर बी होगा।
चलिए 16 नंबर है, अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से देखा होगा, नोट्स में भी हमने दिया हुआ है। नीचे की तरफ जब आएंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पर आपको सोर्सेज दिया जाता है कि हमने, यानी जो एनसीईआरटी ने ये सारी जो जानकारी दी है कुछ सोर्सेज से दी है। उसी में से एक पुस्तक है बिरसा मुंडा जी के बारे में, जिसका नाम है, पूरा नाम है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। तो डस्ट स्टॉर्म इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, MIST, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, 1874 से 1901। इसके लेखक कौन हैं? इस पुस्तक का जो आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, इतना भी आपसे पूछ सकता है, तो भी आपको यही प्रश्न समझना है। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, तो भी आपको यही प्रश्न समझना है। इसके अलावा बिरसा मुंडा एवं उनका आंदोलन, अगर ऐसे करके भी आएगा तो यही समझना है। राइट आंसर है कुमार सुरेश सिंह। कुमार सुरेश सिंह, शॉर्ट में KS सिंह, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर, बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में जो है किस रंग का झंडा फहराया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपको मालूम है कि 25 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर 1899 यानी क्रिसमस की संध्या से पहले जो बिरसा के अनुयायियों ने एक प्रकार से जो भी चर्च वगैरह थे, जो भी ब्रिटिश राज के प्रतीक के रूप में जो भी चीज़ें थी, उन पर आक्रमण करना चालू किया था और बिरसा राज के प्रतीक के रूप में इन्होंने, बिरसा के अनुयायियों ने सफ़ेद रंग का झंडा फहराया था। तो राइट आंसर 17 नंबर प्रश्न का C है, वाइट फ्लैग या सफ़ेद झंडा फहराया था। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बैगा या बैजा में बैगा जनजाति की दुर्दशा का वर्णन किया है? बैगा जनजाति है और बैगा जनजाति की दुर्दशा का वर्णन किसने किया है अपनी पुस्तक बैगा नाम से? ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपने देखा होगा। 18वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो ये हैं वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन की बात करें तो इनकी एक अप्रकाशित रचना है, एक अप्रकाशित रचना है जिसका नाम है नोट्स ऑन द खोन्स। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, याद रखिएगा। तो नोट्स ऑन द खोन्स नाम से एक अप्रकाशित रचना, यानी इसका प्रकाशन हुआ ही नहीं, लिखा गया वेरियर एल्विन के द्वारा, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं किया गया, किन्हीं कारणों से। तो नोट्स ऑन द खोन्स, खोंड भी जनजाति है, तो वेरियर एल्विन भी इससे संबंधित है। बाकी बैगा नाम की जो पुस्तक है वो भी किसने लिखा है? वेरियर एल्विन ने। और वेरियर एल्विन एक मानव विज्ञानी थे जो भारत आए थे और मानव विज्ञानी के रूप में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने भारत में जनजातियों का अध्ययन किया था। बैगा जनजाति का इन्होंने बहुत ही करीब से अध्ययन किया था, उनकी दुर्दशा का वर्णन किया था। और 18 नंबर प्रश्न में राइट आंसर A है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डोम्बारी बुरु किस आंदोलन या विद्रोह से संबंधित है? डोम्बारी बुरु की बात करें तो डोम्बारी की पहाड़ियाँ हैं और इस पहाड़ी से एक विद्रोह या आंदोलन शुरू किया गया था प्रतीक के रूप में। और डोम्बारू बुरु की बात करते हैं तो यह बिरसा के उलगुलान विद्रोह से या आंदोलन से संबंधित था। तो डोम्बारी बुरु पहाड़ियाँ हैं जो कि रांची वाले क्षेत्र में हैं, यहीं से बिरसा का जो उलगुलान विद्रोह है वो एक प्रकार से जो है पहला जो एक कन्फंट्रेशन है, पहला मुठभेड़ कह लीजिए, जो पहला मुठभेड़ है जो कि 9 जनवरी 1900 को पहली बार अंग्रेज़ों से बिरसा के जो अनुयायी थे उनकी भिड़ंत हुई थी, मुठभेड़ हुई थी। और इस मुठभेड़ में बिरसा के जो अनुयायी थे, जो मुंडा विद्रोही थे, उनकी हार हुई थी।
तो मुंडा विद्रोहियों की इसमें हार हुई थी। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरु पर यह घटना हुई थी। बिरसा के उलगुलान विद्रोह से ये संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर में प्रश्न है 1906 में सोंग्रम संगमा का विद्रोह क्यों हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ध्यान से देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा कमेंट कर दीजिए। तो 1906 में सोंग्रम संगमा का जो विद्रोह है, एक तो क्षेत्र असम था, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्षेत्र चंपारण है बिहार, यानी ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्षेत्र है बंगाल, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्षेत्र है गुजरात, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्षेत्र है असम में आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसे हम सोंग्रम संगमा का विद्रोह कहते हैं। तो 1906 में यह घटित हुआ था सोंग्रम संगमा के नेतृत्व में। तो राइट आंसर 20 नंबर प्रश्न का डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। वर्ष 1945 में या 1940 के दशक में, 1940 के दशक में कह लीजिए, या एग्जैक्टली वर्ष 1945 में, हालांकि 1940 से ही विरोध शुरू हो गया था, 1945 में अपने पीक पर था, जिसका नाम है वर्ली जनजाति का किसान आंदोलन। तो वर्ली जनजाति का किसान आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। 1940 के दशक में या वर्ष 1945, दोनों रूप से पूछे। तो 21 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा कमेंट कर दीजिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि वर्ली जनजाति या वर्ली जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी है, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर होना चाहिए। और इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी गोदावरी पारुलेकर। तो गोदावरी पारुलेकर ने वर्ली जनजाति का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। 21 में आंसर डी है। प्रश्न नंबर 22 है वन सत्याग्रह, जो कि मध्य प्रांत में हुआ था। मध्य प्रांत का मतलब है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, जो कि पहले एक ही था, बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो वन सत्याग्रह यानी कि मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में हुआ था। वो भारत में होने वाले ऑल इंडिया अखिल भारतीय किस आंदोलन से वो प्रेरित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट कर दीजिए 22 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो वन सत्याग्रह की बात करें मध्य प्रांत की, ये हुआ था 1930 के दशक में। और 1930 के दशक में आपको मालूम है कि एक मात्र जो आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 आपका राइट आंसर है। क्लियर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, बस्तर विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था, उसमें किसकी भूमिका प्रमुख थी, यानी कि नेतृत्व किसने किया था बस्तर विद्रोह का, जो कि 1910 में हुआ था। तो बस्तर विद्रोह को हम भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, भूमकाल विद्रोह। और बस्तर विद्रोह के जो नायक थे उनका नाम था गुडाधुर या गुंडाधुर, जैसे भी आप पढ़िए, चाहे आपको गुंडाधुर दिया रहे वो भी सही है या गुडाधुर दिया रहे वो भी सही है। तो राइट आंसर 23 नंबर प्रश्न का बी है। ये सवाल आपका एस्टेट में पूछा गया है, एनसीईआरटी से ही, लेकिन एस्टेट में पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रानीगंज कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? आपके एनसीईआरटी में सेम चैप्टर में ही दिया गया है, आपने नोट्स में पढ़ा भी होगा। रानीगंज कोयला खदान, जल्दी से कमेंट कीजिए 24 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड से संबंधित जो है झरिया का कोयला खदान है। और रानीगंज कोयला खदान की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो 24 नंबर प्रश्न का
जो राइट आंसर है वो सी है। और कभी आपसे झरिया पूछेगा, झरिया कोयला खदान, इससे पूछा गया कई बार आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में, वो झारखंड में है। झा से झरिया, झा से झारखंड, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला खदान। 24 नंबर प्रश्न में राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा की मृत्यु हैजा से यानी कि कॉलरा से किस जेल में हुई थी? बिरसा को किस जेल में बंद किया गया था जब उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900 को। और फिर बात करते हैं तो मई के महीने में उनको आइसोलेट कर दिया गया था, यानी जो है एक अंडा सेल जिसको आप कहते हैं, मतलब एक अकेले उनको कर दिया गया। उनके साथ में कोई भी कैदी नहीं था, उनको अकेले रखा गया। बिरसा की जो मृत्यु है वो हैजा या कॉलरा से हुई थी और उनको रांची सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो रांची जेल में बिरसा को रखा गया था जब इनकी मृत्यु हुई थी। फरवरी में गिरफ्तार हुए थे, 3 फरवरी 1900 को, और फिर मई 1900 में इनको अकेले रख दिया गया, सभी कैदियों से आइसोलेट कर दिया गया, और फिर 9 जून को पता चलता है कि बिरसा की मृत्यु हो गई है। तो रांची जेल में इनको रखा गया था। अब आप लोग सोचिए, 1875 में कोई जनजातीय नायक पैदा होता है और 1900 में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी शहादत हो जाती है, और 25 साल, महज 25 साल, और इनके नाम के आगे भगवान लगाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। और जनजातियों में भी बात करें तो बहुत सबसे ज़्यादा जो सम्मान है वो बिरसा मुंडा का ही है। सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार भी जो तवज्जो देती है वो बिरसा मुंडा को ही देती है। अभी आपने देखा कि सब जो है जनजातीय गौरव दिवस भी अगर रखा गया तो वो बिरसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया। तो 25 साल की उम्र में भगवान के रूप में पूरी तरीके से इनके जो अनुयायी थे वो मानते थे। उनके नाम के आगे भी भगवान बिरसा मुंडा लगता है। 25 में राइट आंसर डी है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 बीपीएससी में जो आपका जनवरी में पेपर हुआ था री एग्ज़ाम वाला, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ पर हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ है। तो आपसे चाहे बिरसा मुंडा का उलगलान विद्रोह कहाँ हुआ था ये पूछे, या बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था, यानी कहाँ पर उन्होंने विद्रोह किया था। आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, रांची, भागलपुर या हजारीबाग। तो क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है, रांची। तो बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह रांची वाले क्षेत्र में, और उसमें भी खूंटी जिला के आसपास का जो क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो कार्य क्षेत्र इनका क्या हो गया, रांची हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, बिरसा की जब मृत्यु हो जाती है उसके कुछ साल बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया जाता है, जिसमें जो भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था, बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, ये आपको बताना है। 27 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में टीनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 में, CNTA शॉर्ट में, 1908 में यह पारित किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आप सभी को मालूम है झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। और 15 नवंबर को किस व्यक्तित्व की जयंती होती है, यानी देखिए जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो इसको गठन का जो डेट भी रखा गया वो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर रखा गया कि इससे शुभ दिन क्या हो सकता है, इससे शुभ दिन क्या हो सकता है। तो 15 नवंबर को ही इसलिए डेट रखा गया। तो अब याद रहेगा आपको, सन 2000 में 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। क्लियर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 29, बिरसा मुंडा के जीवन के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना है। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, देखिए क्या राइट आंसर होगा। तो बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित
पहले तो उन्होंने लोगों से यूरोपीय लोगों को नष्ट करने का आग्रह किया। तो जब 25 दिसंबर 1899 से जो घटनाएं चालू हुई तो इसमें यही था कि यूरोपीय लोगों को टारगेट करो, जो भी यूरोपीय लोग हैं उनके जो भी प्रतीक हैं, अंग्रेजी लोगों को जो है टारगेट करो। और आपको मालूम है सफ़ेद झंडे का प्रयोग किया था बिरसा के अनुयायियों ने। तो यूरोपीय लोगों को नष्ट करने का आग्रह किया, ये सही है। स्थानीय मिशनरी स्कूल में शामिल हुए थे चाईबासा में, ये भी सही है। अपने लोगों को मुंडाओं का स्वर्ण युग वापस लाने की सलाह दी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से लिखी गई है कि ये जब पैदा हुए, जब बड़े होने लगे तो इनके दिमाग में भी था कि इनके जो पूर्वज थे वो कहते थे कि मुंडाओं का स्वर्ण युग लाना है, मुंडाओं का स्वर्ण युग लाना है। तो मुंडाओं का स्वर्ण युग था क्या? तो मुंडाओं का जो स्वर्ण युग है, गोल्डन एज ऑफ मुंडास, ये मतलब संदर्भित करता है कि उस समय का जब अंग्रेजों ने अपना जमींदारी व्यवस्था इस क्षेत्र पर थोपा नहीं था। जो मुंडा थे वो स्वतंत्र थे, खुंटी कट्टी पद्धति से सामूहिक रूप से अपना कृषि वगैरह करते थे, अपनी गतिविधियां करते थे और हर प्रकार से ये स्वतंत्र थे। जंगल जमीन का अच्छे से जो है प्राकृतिक रूप से उपयोग करते थे, कोई प्रकार का तनाव नहीं था, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। इसे हम मुंडाओं का स्वर्ण युग कहते हैं और वो उसी समय को वापस लाने का बात करते थे बिरसा मुंडा, क्योंकि वो अपने पूर्वजों से भी प्रभावित थे। तो ये भी आपका सही है। और डी की बात करते हैं, बिरसा का जन्म बस्तर के जंगलों में हुआ। बस्तर तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हुआ, तो वो कहाँ से हो जाएगा? यही आपका गलत उत्तर है, गलत कथन चुनना था। तो बिरसा का जो जन्म है वो बस्तर के जंगलों में नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एक जो है खुंटी जिले में उलीहातू गांव, उलीहातू गांव। क्लियर है आपको? तो राइट आंसर 29 में डी है, ये गलत है। अब हम आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको मालूम है कि इनकी मृत्यु कब हुई है तो 9 जून 1900 को, 9 जून 1900 को। तो राइट आंसर 30 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपके 30 नंबर में से 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, और उस हिसाब से निगेटिव मार्किंग। अगर किसी अभ्यर्थी के 30 में से 27 सही हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 27 तो सही हुए, जो 3 गलत हुए हैं उसके वजह से 3 गलती पर आपका एक प्रश्न कटेगा। 1/3 का मतलब यही होता है। तो 3 गलती के लिए एक कम, यानी आपके ओवरऑल 26 नंबर आए। आज के पेपर में 26 नंबर आए। अगर मान लीजिए किसी का 30 में से 24 सही है, तब आप क्या कीजिएगा, 6 गलत हुए तो 6 गलत के लिए जो है 3 से भाग दे दीजिए, यानी 2। तो आपका ओवरऑल 22 सवाल सही हुआ। तो ये आप निगेटिव मार्किंग करके कमेंट कर दीजिए सभी अभ्यर्थी। और यहाँ पर हमने आपको आंसर लिखकर दे भी दिया है, और PDF जब आपको देंगे तो आप वहाँ से लास्ट में देख लीजिएगा, आपको लास्ट में मिल जाएगा। अब इसके बाद जो अध्याय नंबर 5 आएगा, तो क्लास 8 NCERT में बात करें, 5वां चैप्टर है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो अगला जो टेस्ट आपका होगा, हम आपको डेट बता देंगे, जो है आपके टेलीग्राम पेड बैच में NCERT वाले में, हम वहाँ पर आपको जानकारी दे देंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ये आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित है चैप्टर। तो यहाँ से आप लोग का अगला टेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं पहला और दूसरा, कैसे कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये दोनों हमने टेस्ट नंबर 1 में कवर किया था, आपको याद होगा। टेस्ट नंबर 2 में हमने ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन, टेस्ट नंबर 2 था हमारा। और टेस्ट नंबर 3 में हमने आज आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, टेस्ट नंबर 3 था। अब हमारा जो टेस्ट नंबर 4 आएगा वो अध्याय नंबर 5 से आएगा, जब जनता बगावत करती है। और यह जो NCERT की पुस्तक है, कोई अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे, क्लास 8 NCERT, क्लास 8 NCERT ये पुरानी वाली है, ओल्ड NCERT जो पहले चलती थी अब परिवर्तित हुई है। तो हमारे अतीत पार्ट 3,
कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। ओवरऑल यहाँ पर आपके 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 आपके हो चुके हैं, 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, 10। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए प्रश्न भी मिलेंगे। बाकी हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया है और इस प्रकार आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्लास से जो सबसे ज़रूरी फैक्ट है वो मालूम चल जाएंगे और इन टेस्ट से जो हम एनसीईआरटी का टेस्ट करा रहे हैं आपको एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो पता चल जाएंगे। आप दोनों को, क्लास वाला भी और टेस्ट वाला भी, दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम बेस्ट से बेस्ट जाएगा, एक भी सवाल इधर का उधर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का टेस्ट आज का अच्छा गया होगा, ठीक गया होगा। आप सभी अभ्यर्थियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी हम प्रेषित करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से त्यौहार मनाइए और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पर वापस से लग जाइए। आप सभी अभ्यर्थियों का आज के लाइव प्रीमियर में जुड़ने के लिए धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। साथ में आप लोग लाइव प्रीमियर ख़त्म होने के बाद भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपके 30 में से नेगेटिव मार्किंग को अप्लाई करने के बाद कुल कितने बने। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में।